दोस्तों एक बार फिर इस्राएल का घमंड चकनाचूर हुआ है। यमन की हौथी ने इस्राएल पर भीषण अटैक किया, जिसके बाद आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। इस्राएली शहर भीषण धमाके से दहल गया और 22 से ज़्यादा यहूदियों को नुकसान हुआ है। जानेंगे क्या है पूरी खबर। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे पश्चिमी देशों के साथ तनाव के बीच ईरान ने रूस के साथ कर लिया परमाणु डील। जानेंगे इसके जरिए कितने परमाणु प्लांट बनेंगे और क्यों है खास। साथ में एक और बड़ी खबर आ रही है। स्पेन के राजा ने भी अब संयुक्त राष्ट्र के महासभा से गाजा के समर्थन में और इस्राएल के खिलाफ ऐसा भाषण दिया है जिससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई। और आपको भी ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि ये पहली बार है जो उन्होंने इस तरह का भाषण दिया है। दोस्तों खबरें काफ़ी अहम है, तो बिना देर किए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक बार फिर यमन ने इस्राएल पर ऐसा हमला किया है जिसने पूरे इस्राएल की नींद उड़ा दी और इस्राएल का ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। इस्राएली मीडिया के मुताबिक 22 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जब यमन से छोड़ा गया एक ड्रोन इस्राएल के इलात शहर के सरगा इलाके में गिरा और धमाका हुआ। खबर है कि धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और शहर में धुआं उड़ता देखा गया और लोगों में दहशत फैल गई। घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज से निकालकर इस्राएल के बीच वाले इलाकों के अस्पतालों में ले जाया गया। इस्राएली पुलिस ने भी कन्फर्म किया कि ड्रोन सीधे इलात शहर के बीच में गिरा, जिससे कई लोग घायल हुए और संपत्ति को नुकसान हुआ। पुलिस ने कहा कि वे हालात का जायजा ले रही है। वहीं इस्राएली फौज ने दावा किया कि उसने ड्रोन को रोकने की कोशिश की थी जो यमन से इलाक की तरफ छोड़ा गया था, लेकिन उसे गिरने से नहीं रोक पाए। इस्राएल आर्मी रेडियो के मुताबिक ड्रोन बहुत नीची ऊंचाई पर उड़ रहा था, इसी वजह से आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। यहां तक कि अखबार इस्राएल हयोम ने लिखा कि आयरन डोम से छोड़े गए 2 मिसाइलें भी ड्रोन को मार गिराने में नाकाम रही। यानी इससे मालूम होता है कि इस्राएल जो ये हवा बनाकर रखा है कि उनका एयर डिफेंस किसी भी मिसाइल को मार गिरा सकता है, जबकि एक बार फिर एक ड्रोन को रोकने में नाकाम साबित हुआ, जो बताते हैं कि कोई भी देश इसे आसानी से शिकस्त दे सकते हैं और गाजा में जारी कत्लेआम को आसानी से रोक सकते हैं। बस हिम्मत चाहिए। इस्राएली चैनल तेरे का कह रहे हैं कि अब वायुसेना जांच करेगी कि आखिर क्यों ड्रोन को वक्त पर पहचान नहीं किया जा सका और उसे गिराने में नाकाम क्यों हुए। दोस्तों आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह यानी हौथी ग्रुप जो पिछले 1 दशक से यमन के बड़े हिस्से पर काबिज है, पहले भी कई बार इस्राएल और लाल सागर में जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुका है। उनका कहना है कि ये सब फिलिस्तीनियों की मदद के लिए किया जा रहा है। इधर दूसरी तरफ हालात ये है कि अमेरिका की मदद से इस्राएल 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में कत्लेआम कर रहा है। लगातार बमबारी, भूख से मौतें, तबाही और लोगों को ज़बरदस्ती बेघर करना सब कुछ हो रहा है, जबकि पूरी दुनिया की अपील और अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICJ के आदेशों को भी इस्राएल नज़रअंदाज कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों रूस और ईरान ने ईरान में छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए एक समझौता किया है। ये समझौता बुधवार को मॉस्को में हुआ, जहां रूसी परमाणु संस्था रोसाटोम के प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव और ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दस्तावेज पर साइन किए। मोहम्मद इस्लामी ईरान के उपराष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने बताया कि ईरान की योजना 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने की है। इसके लिए 8 नए परमाणु संयंत्र बनाए जाएंगे। इनमें से 4 न्यूक्लियर प्लांट दक्षिणी प्रांत बुशहर में बनाए जाएंगे। इससे ईरान को गर्मी और ज़्यादा बिजली की ज़रूरत वाले महीनों में बिजली की कमी से राहत मिलेगी। फिलहाल ईरान में सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट चालू है जो दक्षिणी शहर बुशहर में है। इसे रूस ने बनाया है और इसकी क्षमता 1 गीगावाट है। दोस्तों ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और रूस यानी दोनों देशों का संबंध पश्चिमी देशों से बेहद खराब है। रूस और ईरान के आपसी संबंध मजबूत है। रूस ने अमेरिका और इस्राएल की ओर से ईरानी परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की आलोचना की थी। 13 जून को इस्राएल ने ईरानी परमाणु ठिकानों और मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों समेत 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया, जिसमें दर्जनों इस्राएली लोगों की जान चली गई।
और कई इजरायली शहरों में तबाही मचाई। अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। 11 सितंबर को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्वीकार किया कि इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का हाई ग्रेड यूरेनियम भंडार मलबे के नीचे दबा हुआ है। अरागची ने यह बात ऐसे समय कही जब संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को गंभीर चिंता का विषय बताया है। एजेंसी ने कहा है कि जून में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुए हमलों के बाद से उसे ईरान की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, स्पेन के राजा फिलिप VI ने बुधवार को कहा कि उनका देश गाजा में इजरायल द्वारा नागरिकों की हत्या पर आंखें बंद नहीं कर सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए शर्म की बात है। राजा ने संयुक्त राष्ट्र की 80वीं महासभा में न्यूयॉर्क में अपने भाषण में कहा, हम चुप नहीं रह सकते और ना ही स्कूलों, अस्पतालों को तोड़ने और नागरिकों को मारने और भूखा रखने पर आंखें मूंद सकते हैं। उन्होंने गाजा में हो रही हत्याओं को तुरंत रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह सब इंसानियत के लिए शर्मनाक है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर धब्बा डालता है। राजा फिलिप VI ने दुनिया से कहा कि अब समय है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और 2 राज्य समाधान के जरिए शांति लाए। उन्होंने गाजा के लोगों तक तुरंत मदद पहुंचाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि स्पेन द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना भी क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में मदद करेगा। उन्होंने वादा किया कि स्पेन हमेशा इंसाफ पसंद और स्थायी शांति की कोशिशों में लगा रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि स्पेन पहले ही गाजा पर इजरायल के नरसंहार जैसी कार्रवाई की कड़ी निंदा कर चुका है और पश्चिमी और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीन को मान्यता दिलाने की कोशिशें भी कर रहा है। मंगलवार को सरकारी सूत्रों ने बताया कि स्पेन ने एक राजकीय आदेश जारी किया है जिसमें इजरायल के हथियार उद्योग से अपने संबंध तोड़ने के निर्देश है। इस आदेश के तहत स्पेन से होकर इजरायल को हथियार भेजना अब अपराध माना जाएगा। राजा फिलिप ने कहा कि स्पेन इजरायल के अपने बचाव का अधिकार तो मानता है, लेकिन साथ ही इजरायल से अपने उल्लंघनों को रोकने और सभी बंधकों को रिहा करने की अपील की। उन्होंने सीधे इजरायल को कहा, इतिहास में पीड़ित एक महान राष्ट्र के नाम पर अब हत्या बंद करो। राजा ने लोकतंत्र की गिरावट और लोगों के बीच शांति बनाए रखने वाले मूल्यों से दूर जाने पर भी अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए जरूरी है। उन्होंने रूस पर यूक्रेन में बेवजह युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया और वादा किया कि स्पेन शांति की कोशिशों का समर्थन जारी रखेगा। यानी दोस्तों, ये पहली बार है जब किसी पश्चिमी देश के राजा इस तरह फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाई हो। यही नहीं, स्पेन के विदेश मंत्री ने भी अल जजीरा के साथ बातचीत में साफ कहा कि अब फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पूरी सदस्यता दिलाने के लिए काम शुरू हो गया है और 1 साल के अंदर पूरी सदस्यता मिल जानी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक इजरायल गाजा पर अपनी जंग बंद नहीं करता तब तक उस पर पाबंदियां लगानी होंगी और हर तरह का व्यापार या रिश्ता रोक देना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।